हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हिस्ट्री यानी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आए हैं आज के इस वीडियो में, जिसके अंतर्गत 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है जो बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, EMRS भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं हिस्ट्री यानी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और देखते हैं इसके 100 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला प्रश्न। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? ऑप्शन ए पैसरा, ऑप्शन बी बाघोर, ऑप्शन सी सेनुआर, ऑप्शन डी सराय नाहर राय। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनुआर एक नवपाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए मोस्टेरियन, ऑप्शन बी एस्चुलियन, ऑप्शन सी ओल्डोवान, ऑप्शन डी ग्रोशियन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्रोशियन जो है वो प्राचीन भारतीय इतिहास की जो है उपकरण परंपरा से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति संबंधित है? ऑप्शन ए मध्य पाषाणिक काल से, ऑप्शन बी नवपाषाणिक काल से, ऑप्शन सी ताम्र पाषाणिक काल से, ऑप्शन डी प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से। राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गंगा घाटी की नरहन संस्कृति ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें और असत्य कथन कौन सा होगा उसका चयन करना है। तो ऑप्शन ए है, बुधबलंगा नदी तट पर स्थित कुलियाना यानी बैरीपाड़ा के पास ओडिशा भारतीय उपमहाद्वीप में उत्खनित प्रथम अस्चुलियन निम्न प्रापाषाणिक स्थल है। ऑप्शन बी, प्रागैतिहासिक शब्द का प्रथम प्रयोग 1851 में डैनियल विल्सन ने किया था। ऑप्शन सी है, होमो इरेक्टस ने सर्वप्रथम पत्थर के हैंडेक्स बनाने वाले तथा अग्नि का आविष्कारक था। और ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, होमो सैपियंस को ही प्रथम मानव या कारीगर मानव कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, असत्य कथन पूछा गया है जो ये पूरी तरीके से असत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने नवपाषाण युग तथा सिंधु सभ्यता के चरमोत्कर्ष के बीच के संक्रमण काल का प्रतिनिधित्व करती प्राक सैंधो बस्तियों को प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृत नाम दिया है? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन सी जिम सेफर, ऑप्शन डी रफीक मुगल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रफीक मुगल के द्वारा ये नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन कर सही कूट का चयन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कूट टाइप के प्रश्न आपको बता दें पीजीटी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप सभी इन पॉइंट्स को देखिए, तथ्यों को पढ़िए। मेहरगढ़ प्राक सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल माना जाता है। सिंधु सभ्यता से खोजी गई स्त्री की प्राचीनतम मूर्ति यहीं से प्राप्त होती है। दूसरा पॉइंट है, रेमांडेरी प्राचीनतम हड़प्पाई नगर है जहां नियोजित यानी ग्रिड सड़कों एवं निवासों की व्यवस्था पाई गई। और तीसरा पॉइंट है, ऋग्वेद में वर्णित हरयूपिया मार्टिमर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता ही थी। और ऑप्शन 4 है, HD सांकलिया दशरथ शर्मा आदि इतिहासकार लोथल की पहचान हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में करते हैं। अब सही कूट का चयन करना है दोस्तों इसके आधार पर। तो देखिए कौन सा सही होगा। तो प्रश्न का राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। केवल कथन पहला, दूसरा और तीसरा सही है और जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य तथ्य का चयन करें। अब ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में यमुना नदी के क्षेत्र में स्थित उत्तर हड़प्पा स्थल सनौली से 2 एंटीना वाले श्रृंगिका तलवार की प्राप्ति हुई है। और ऑप्शन बी, सनौली से विशाल कब्रगाह वाला क्षेत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सभी शवों को उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व दिशा में लिटाकर दफनाया गया। ऑप्शन सी, सोने के आभूषण तथा अंडाकार दीपक केवल ताम्रपाषाणिक जोरबे संस्कृत से ही प्राप्त होते हैं। और ऑप्शन डी, रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो है वो असत्य कथन है। रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य इनाम गांव से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
अगला प्रश्न है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में किस संस्कृत के मृदभांडों को सर्वोत्तम माना गया है? ऑप्शन ए जोरबे संस्कृत, ऑप्शन बी गणेश्वर संस्कृत और ऑप्शन सी मालवा संस्कृत, ऑप्शन डी नरहन संस्कृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मालवा संस्कृत। अगला प्रश्न है जो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है, यानी सूची ए को सूची बी से सही सुमेलित करना है और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। तो देखिए एक तरफ सूचियां दी हुई हैं वेदों की और दूसरी तरफ उनसे संबंधित बातें की गई हैं। अब आप मिलान करिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अथर्ववेद जो है उसको मिला लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है। तो क्या मिलेगा? तो देखिए ये वाला ऋग्वेद क्या है, ये स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं इसमें। और यजुर्वेद में क्या है भाई? यजुर्वेद में है तुम्हारा स्रोत एवं कर्मकांडी। और सामवेद क्या है? संगीत का स्रोत है, जिसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। और अथर्ववेद क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, यानी पहले का चौथा, दूसरे का दूसरा और तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारत किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौसाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध गौतम बुद्ध के जीवन से था? ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी ऑप्शन ए पहला है अवंती और दूसरा है गंधार, तीसरा है कौशल, चौथा है मगध। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। पूछा गया है गौतम बुद्ध का संबंध, बुद्ध के जीवन का संबंध किससे था? तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 4, यानी गंधार और मगध से गौतम बुद्ध के जीवन का संबंध था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? ऑप्शन ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी स्वयं की पूर्णतया अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी धारणातीत मानसिक अवस्था। राइट आंसर क्या बनेगा? आप सभी के लिए राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए तृष्णारूपी अग्नि का शमन। साथियों एक क्वेश्चन स्किप हो गया है क्या दोस्तों? साथियों एक माफी चाहेंगे, प्रश्न संख्या 11 का आंसर जो है वो थोड़ा गलत हो गया है और इसमें जो है बुद्ध के जीवन से संबंध किन राज्यों का रहा उसके बारे में पूछा गया, अवंती, गांधार, कौशल और मगध। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, केवल 3 और 4, यानी कौशल और मगध ये दोनों सही हैं। और तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बी नहीं होगा। दोस्तों माफी चाहते हैं, इस प्रश्न का आंसर गलत हो गया था। अब चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 12 हो चुका है, प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, ऑप्शन सी जैन धर्म ने, ऑप्शन डी लोकायत शाखा ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जैन धर्म के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार है? ऑप्शन ए द्वापर, कृत और त्रेता और कल, ऑप्शन बी कृत द्वापर त्रेता और कल, ऑप्शन सी कृत त्रेता द्वापर और कल और ऑप्शन डी त्रेता द्वापर कल और कृत। तो साथियों कृत जिसमें लास्ट में है ये तो होगा ही नहीं, कृत मतलब सतयुग की बात की गई है, तो ये सबसे पहले होगा। ऑप्शन बी और सी सही हो सकते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें द्वापर जो है वो त्रेता के बाद आता है। इस प्रकार राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृत, त्रेता, द्वापर और कलि। अगला प्रश्न है हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख किसे संदर्भित करता है? ऑप्शन ए संकर्षण और वासुदेव से, ऑप्शन बी संकर्षण और प्रद्युम्न से, ऑप्शन सी संकर्षण, प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, ऑप्शन डी केवल वासुदेव से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख जो है वो केवल वासुदेव को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत सूत्र, ऑप्शन बी भगवत गीता, ऑप्शन सी ब्रह्म सूत्र, ऑप्शन डी उपनिषद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत जो है वो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। इसी तरीके से आप सभी लोगों के लिए प्रश्न है कि वेद त्रयी में कौन सा वेद सम्मिलित नहीं है, उसका आंसर कमेंट करें। अब अगला प्रश्न जो है सही सूची मिलान पर आधारित है और उसके बाद इसके आंसर का चयन करना है। तो मिलाइए आप सभी लोग इस सूची को और देखिए आंसर इसका राइट क्या बनेगा। तो एक तरफ राजा दिए हैं, दूसरी तरफ उनके राज्य दिए हैं, तो मिलाते हैं।
यानी प्रदोत कहाँ के राजा थे? प्रदोत राजा थे अवंती के, ठीक है। फिर और उदयन कहाँ के राजा थे? मगध के राजा थे। प्रसेनजित कहाँ के राजा थे? प्रसेनजित कौशल के राजा थे, ठीक है। अजातशत्रु कहाँ के राजा थे? तो अब एक ही बचता है आप सभी के पास। आप डी वाला किससे मिल जाएगा? सॉरी गलत हो गया, थोड़ा मिलान। ये वाला अजातशत्रु जो है ये मगध से थे। यानी कुल मिलाकर के एक बार पुनः मिला लेते हैं। तो प्रदोत जो थे अवंती के राजा थे। दूसरा जो है उदयन जो है ये वत्स के थे। और प्रसेनजित कहाँ के थे? प्रसेनजित आपके थे कौशल के, और अजातशत्रु मगध के थे। साथियों इस तरीके से मिलाएंगे, पहले थोड़ा गलत मिल गया था। तो 3, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। किनके अनुसार पाटलिपुत्र के 5 जैन स्तूपों में नंदों के 5 कोषागार संचित थे? ऑप्शन ए फायान, ऑप्शन बी होनसांग, ऑप्शन सी इतसिंग, ऑप्शन डी चाउ जू कुआं। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। होनसांग एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के समय भारत आया था। अगला प्रश्न है, राजा पोरस यानी पुर का राज्य कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब तथा सिंधु नदी के संगम पर, ऑप्शन बी झेलम तथा चिनाब नदी के बीच, ऑप्शन सी परशुनी यानी रावी नदी के तट पर, ऑप्शन डी सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी झेलम तथा चिनाब नदियों के बीच में। अगला प्रश्न है, भरत के पुत्र तक्ष द्वारा स्थापित प्रसिद्ध तक्षशिला नगर किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन ए चिनाब नदी तथा सिंधु नदी के संगम पर, ऑप्शन बी झेलम तथा चिनाब नदी के बीच, और ऑप्शन सी है परशुनी यानी रावी नदी के तट पर, ऑप्शन डी सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंधु तथा झेलम नदी के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा स्थल जिसे सामान्यतः बौद्ध स्तूप एवं चैत्य माना जाता है किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए भीर का टीला, ऑप्शन बी सिरकप, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी सिरमुख। राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सिरकप बनेगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन प्रथुदक या पेहुआ नामक स्थान वर्तमान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिनाब तथा रावी नदी के बीच स्थित वह कौन सा राजतंत्रात्मक राज्य था जो यूनानियों के विरुद्ध लड़ाई में फारस को सैनिकों एवं अन्य सामग्रियों की आपूर्ति करता था? ऑप्शन ए क्षुद्रक राज्य, ऑप्शन बी मगध राज्य, ऑप्शन सी गांधार राज्य, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गांधार राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोफेसर मेहंडाले किसे तमिल साहित्य का इलियट कहते हैं? ऑप्शन ए शिल्पाधिकारकम, ऑप्शन बी मणिमेखले, ऑप्शन सी जीवक चिंतामणि, ऑप्शन डी मदुरै कांजी। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग बताएं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिल्पाधिकारकम को। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सैंड्रोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के मध्य भेंट की घटना का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए प्लिनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी स्ट्रेबो और ऑप्शन डी मेगास्थनीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के मध्य भेंट की घटना का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बुद्धघोष की सामंत पाशादिका से, ऑप्शन बी कौटिल्य अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी पाणिनि की अष्टाध्यायी से, ऑप्शन डी पतंजलि के महाभाष्य से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुद्धघोष की सामंत पाशादिका से। अगला प्रश्न है, जो सूची सुमेलित है उस पर ध्यान देना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अशोक एवं उसके धम्म के विषय में इतिहासकारों का मत दिया गया है। अब एक तरफ मिलाना है और उसके बाद जो है सही आंसर का चयन करना है। तो मिलाइए आप सभी लोग। मिलाते हैं। तो फ्लीट ने क्या कहा था? तो आप सभी लोग इसको मिलाने का प्रयास करें एक बार, और उसके बाद हम राइट आंसर आप सभी को बता रहे हैं। तो फ्लीट ने तो इसे राजधर्म ही कहा है। फ्लीट ने क्या कहा है? राजधर्म कहा है। और स्मिथ एवं राधा मुकुंद मुखर्जी ने सभी धर्मों
का सार कहा है, ठीक है। रोमिला थापर ने इसे क्या कहा है? रोमिला थापर ने इसे अशोक का स्वयं का आविष्कार कहा है और नीलकंठ शास्त्री ने इसे नैतिक व्यवहार संहिता कहा है। तो इस प्रकार से जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। अच्छा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, दोनों में से तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार विजित किए? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया? महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। अब नीचे दिए गए कूट की सही सहायता से सही उत्तरों का चयन करना है, बताना है कि कौन सा आंसर इसका राइट होगा, ए बी सी डी में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन की व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन ए काठियावाड़ के रुद्रदामन के, ऑप्शन बी अशोक के, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। अगला प्रश्न है जो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है और उसके बाद सही कूट का चयन करना है। कूट वाले क्वेश्चन पीजीटी और नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं दोस्तों। तो पहला डेमेट्रियस जो है वो हिंदी यूनानी है, यहां से मिलेगा। और तो पहले का तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा पहले में। बाकी आप सब मिला लेंगे, दूसरा रुद्रदामन मिलेगा और सबका मिला सकते हैं आप। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा, यानी पहला तीसरे से मिलेगा, दूसरा चौथे से मिलेगा और पहला जो है तीसरा जो है पहले से मिलेगा और चौथा जो है वो दूसरे से मिलेगा, विमकट फिशस। तो इस तरीके से मिला लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए आर डी बनर्जी, ऑप्शन बी अश्विनी अग्रवाल, ऑप्शन सी रोमिला थापर, ऑप्शन डी तेजराम शर्मा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तेजराम शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंदिर स्थापत्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके आधार पर आप सभी को कूटों का चयन करना होगा दोस्तों, तो छोटा कर दे रहे हैं। अब आप सभी लोग पढ़ें, स्वतंत्र आधार यानी चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा पॉइंट है लाड़खांच, जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। तीसरा पॉइंट है खजुराहो के मंदिर में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। चौथा पॉइंट है कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर है। अब इनमें जो है सत्य कथनों को चुनते हुए फिर सही कूट का चयन कीजिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा जो है इसमें सही नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वो भी जो है कूटों पर आधारित प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा पॉइंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तरह कुछ क्षेत्रों को जीता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी ये दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ये दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, चचनामा के अनुसार शूद्र वंश का अंतिम राजा जिसकी हत्या उसी के ब्राह्मण मंत्री चाच के द्वारा की गई थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शन ए दाहिर, ऑप्शन बी राय साहसी प्रथम, ऑप्शन बी मूलराज प्रथम, ऑप्शन डी राय साहनी द्वितीय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राय साहनी द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है कि गजनबी
दरबार से संबंधित निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके पद अथवा संबंध नामों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ व्यक्तियों के नाम दिए हैं, दूसरा तरफ उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए गए थे उनको सही सुमेलित करना है। तो ख्वाजा अहमद को क्या कहा जाता था? बैहाकी और फिरदौसी और उसरी, इन्हें किस किस नामों से पुकारा जाता था, ये आप सभी को मिलान करना है। तो मिलान करने वाले में आप सभी को पर्याप्त समय मिल रहा है, तो मिलाइए। तो ख्वाजा अहमद को क्या कहा जाता था? वजीर कहा जाता था। और बैहाकी को पूर्व प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। कौन सा आधुनिक इतिहासकार भारत पर अरब आक्रमण के दूरगामी प्रभाव को नकारते हुए मानता है कि यह आक्रमण भारत एवं इस्लाम के इतिहास में मात्र एक छेपक, एक उपकथा एवं एक परिणाम विहीन जीत के समान था? ऑप्शन ए बुलजले हेग, ऑप्शन बी स्मिथ, ऑप्शन सी जेम्स टाड और ऑप्शन डी स्टेनले लेनपूल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेनले लेनपूल। ये मानते हैं कि जो भारत पर अरब आक्रमण है, इसके दूरगामी प्रभाव को इन्होंने नकारा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास कोई आलेख, घटनाक्रम अथवा कहानी नहीं अपितु सामाजिक व्यवस्था का विज्ञान है, जिसका आधार धर्म या परंपरा नहीं अपितु अवलोकन और अनुभव था। इतिहास विषयक उपरोक्त कथन संबंधित है। ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बरनी, ऑप्शन सी अबुल फजल और ऑप्शन डी अब्दुल कादिर बदायूनी। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर बी, जियाउद्दीन बरनी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुसलमान तो खाने में नमक के बराबर है, अगर हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तित कराया गया तो ऐसी आग भड़केगी कि काबू में नहीं आएगी। इल्तुतमिश के वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी का इल्तुतमिश को बोला गया उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस प्रसिद्ध सल्तनतकालीन पुस्तक से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए तबकाते नासरी, ऑप्शन बी ताजुल मासिर, ऑप्शन सी फुतुह उस सलातीन और ऑप्शन डी सहीफ ए नाट मुहम्मदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहीफ ए नाट मुहम्मदी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी भी कारण से मुसलमानों का रक्त ना बहाया जाए, ना ही स्वस्थ लोगों के अंग भंग किए जाएं, उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जलालुद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, अधिकांश जनता अपने परिवार का पालन करने में असमर्थ थे और उन्हें कष्टों से छुटकारा दिलाने के लिए वह शीघ्र मृत्यु की कामना करते थे। आम प्रजा की भयानक गरीबी का उपरोक्त मार्मिक विवरण कौन उपलब्ध कराता है? ऑप्शन ए बर्नी, ऑप्शन बी अफीफ, ऑप्शन सी सिहाबुद्दीन अल उमरी और ऑप्शन डी यहिया बिन अहमद सरहिंदी। राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी अफीफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह कौन सी एकमात्र पुस्तक है जो वर्णन करती है कि फिरोज शाह तुगलक कृषकों से आधा राजस्व धन और आधा राजस्व अनाज के रूप में वसूलता था? ऑप्शन ए सीरत ए फिरोज शाही और ऑप्शन बी इंसा ए माहरू और ऑप्शन सी तारीख ए फिरोज शाही जिसके लेखक अफीफ हैं और
डी है फुतुहात फिरोज शाही, जिसे खुद स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसा ए माहरू, जिसके आइन उल मुल्क जो हैं लेखक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों को गुलाम इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो था वो इल्तुतमिश था। और अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अली मर्दान और ऑप्शन डी मलिक जानी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मलिक जानी। अगला प्रश्न जो कथन और कारण से संबंधित है, तो नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। नीचे दिए गए दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली, जिसका कारण है वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। अब इन कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है। ए और आर दोनों सही हैं और ए की समुचित व्याख्या आर है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही लेकिन आर के द्वारा ए की समुचित व्याख्या नहीं की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? ऑप्शन ए गैसुद्दीन बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद सही कूट का चयन करना है। तो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश की स्थापना की। और दूसरा पॉइंट है, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। और ऑप्शन तीसरा पॉइंट है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। चौथा पॉइंट है, कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। अब उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं और उनको सम्मिलित करते हुए कौन सा कूट सही बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा, यानी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इसमें पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी दीवाने रियासत बलबन। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये सारे सही सुमेलित हैं। अब फिर से सही सुमेलित कीजिए और उसके बाद में जो है राइट आंसर का चयन कीजिए। देखिए, मिलान करिए और बताइए कौन सा राइट आंसर बनेगा। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कल की झालर, तो ये किससे संबंधित है? ये खिलजी से संबंधित है। और अगला मिलाइए, और ये है अष्टभुजी मकबरों का उदय, तो ये तुगलक काल है, हो गया। और यानी दूसरा चौथे से, तीसरा झुकी हुई स्तंभों में बोदिर गोई का प्रयोग, ये होगा आपका विजयनगर। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये होगा आपका सरकी। तो यानी पहले का तीसरा, तो 2 ऑप्शन बनेंगे, फिर दूसरे का चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दस्तरबंदान कौन कहलाते थे? ऑप्शन ए सूफी संत, ऑप्शन बी खान, ऑप्शन सी मलिक, ऑप्शन डी उलेमा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उलेमाओं को दस्तारबंदान कहा जाता था। अगला प्रश्न है, चुंबकीय दिशा सूचक का प्रयोग भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए मार्को पोलो, ऑप्शन बी इब्न बतूता, ऑप्शन सी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी और ऑप्शन डी निकोलो कॉन्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 4 कथन आपको दिए हुए हैं, इनमें से असत्य कौन सा है उसका चयन करना है। ऑप्शन ए है, बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह का उपनाम हसन गंगू तथा उपाधि जफर खां थी। ऑप्शन बी, बहमन शाह ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया तथा उसका नाम एहसानाबाद रखा।
ऑप्शन सी, वह भारत का पहला मुसलमान शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। और ऑप्शन डी, उसने बहमनी साम्राज्य का विभाजन 5 तरफों से कर दिया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये कथन असत्य है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, कौन हुमायूं की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया बताया है? ऑप्शन ए, गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी, ख्वांदमीर, ऑप्शन सी, मिर्जा हैदर दुगलात और ऑप्शन डी, जौहर अफ्तावची। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ख्वांदमीर ने हुमायूं की तुलना सिकंदर से करते हुए उसे सिकंदर ए आजम एवं खुदा का साया बताया है। अगला प्रश्न है, किसने बिसाते निसात नाम का एक कालीन बनवाया? ऑप्शन ए, फिरोज तुगलक, ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी, हुमायूं, ऑप्शन डी, शाहजहां। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं ने बनवाया था बिसाते निसात नाम का कालीन। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार अकबर ने शेख जाय लड्ढा से चिल्ल ए माकूस की कला सीखी? ऑप्शन ए, निजामुद्दीन अहमद, ऑप्शन बी, बदायूनी, ऑप्शन सी, अबुल फजल, ऑप्शन डी, बायजीद बयात। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बदायूनी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन बनारस के विश्वविद्यालय की तुलना यूनान यानी एथेंस के विश्वविद्यालयों से करता है? ऑप्शन ए, विलियम फिंच, ऑप्शन बी, सर टॉमस रो, ऑप्शन सी, टेवर्नियर, ऑप्शन डी, बर्नियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी तुलना बर्नियर के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने अपने दरबारियों के रेशमी अंगरखा यानी वस्त्र पहनने पर पाबंदी लगा दी थी? ऑप्शन ए, फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी, शाहजहां, ऑप्शन डी, औरंगजेब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब ने अपने दरबारियों के रेशमी अंगरखा पहनने पर पाबंदी लगा रखी थी। अगला प्रश्न है, किस राजपूत शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध विरोध जताने के लिए विजय कटकात की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन ए, जसवंत सिंह, ऑप्शन बी, अजीत सिंह, ऑप्शन सी, राणा राज सिंह, ऑप्शन डी, दुर्गादास। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा राज सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शेखुल हिंद की पदवी प्रदान की गई? ऑप्शन ए, बाबा फरीदुद्दीन, ऑप्शन बी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी, ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी, शेख सलीम चिश्ती। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शेख सलीम चिश्ती। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है? ऑप्शन ए, मराठा बहुराजस्व प्रथा, ऑप्शन बी, तालुकीदारी प्रथा, ऑप्शन सी, कुतुबशाही प्रशासन और ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मराठा भूराजस्व प्रथा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ बहमनी एंड आदिल शाही रूलर्स किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए, JDB ग्रिबल, ऑप्शन बी, एम्मा जे फ्लैट, ऑप्शन सी, प्रोफेसर बी शेख अली और ऑप्शन डी, अनिरुद्ध कनिशेट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर बी शेख अली। अगला प्रश्न है दोस्तों, निजामुल मुल्क आसफ जहां ने किस ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना की? ऑप्शन ए, 1720, ऑप्शन बी, 1722, ऑप्शन सी, 1724, ऑप्शन डी, 1727। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1724 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने मराठा शक्ति को बढ़ाने के लिए मुगल अधिकारियों के आपसी झगड़ों का पूरा फायदा उठाते हुए जुल्फकार खां को दक्कन का चौथ और सरदेशमुखी देने के लिए राजी कर लिया? ऑप्शन ए, बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी, बालाजी बाजीराव, ऑप्शन सी, बाजीराव प्रथम, ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी विश्वनाथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ब्लू वाटर पॉलिसी यानी नीला जल योजना या शांत जल योजना से संबंधित है? ऑप्शन ए, अल्मीडा, ऑप्शन बी, अल्बुकर्क, ऑप्शन सी, डुप्ले और ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मीडा को ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में मौजूद हर अंग्रेज गर्व से भरा और अकड़ा हुआ है, वह अपने को एक विजित जनता का विजेता मानता है और अपने नीचे के हर व्यक्ति को कुछ श्रेष्ठता की भावना से देखता है। कंपनी की न्यायिक सेवा से जुड़ा कौन सा एक व्यक्ति 1805 में उपरोक्त विवरण प्रदान करता है? ऑप्शन ए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी, हेनरी ऑक्सीडेन और ऑप्शन सी, हेनरी रोबरवला, ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी रोबरवला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला पॉइंट है, राजा टिकैत राय नवाब आसफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। दूसरा पॉइंट है, अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा सही होगा? आप सभी लोग आंसर कमेंट करें। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और मतलब पहला और दूसरा दोनों पॉइंट सही दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम चुने। कौन सा होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। आप सभी के सामने आंसर करें, कमेंट फटाफट।
राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पहले अंबूर का युद्ध हुआ, फिर प्लासी का युद्ध, उसके बाद वनडीवास और उसके बाद हुआ बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ करवाया था? ऑप्शन ए माउंट आबू में, ऑप्शन बी नैनीताल में, ऑप्शन बी सरधना में, ऑप्शन सी कानपुर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सरधना में। अगला प्रश्न है कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? ऑप्शन ए 1764, ऑप्शन बी 1765, ऑप्शन सी 1766, ऑप्शन डी 1757। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1765 ईस्वी। अगला प्रश्न है दोस्तों कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड बेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा यानी कॉवेंटेड सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी बेलेजली, ऑप्शन सी कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन डी 1802। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 में सशक्त हुई? ऑप्शन ए जॉर्ज बार्लो द्वारा, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन द्वारा, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसीलिए इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न जो है सूची ए को यानी पहली सूची को दूसरी सूची से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर इसका आप सभी लोग देखें तो मिलाते हैं संभलपुर 1849, तो पहला दूसरे से मिल गया और उसके बाद अगला मिलाइए सतारा 1848, अच्छा, और अवध 1856 कुशासन के आधार पर, और झांसी कब मिलाया गया? 1800 सॉरी यहाँ पे कुछ हाँ कब मिलाया गया? झांसी आपका मिलाया गया 1854 में। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय और बर्मा का विलय। अब इनमें कौन सा सबसे पहले हुआ, कौन सा सबसे बाद में हुआ, इस क्रम में लगाते हुए सही से आपको रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये तो पहले पर ही रहेगा, ये दूसरे पर हो जाएगा और ये तीसरे पर हो जाएगा और चौथा तो चौथे पर रहेगा ही। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऑप्शन ए होगा आपका सर आर्थर कॉटन, ऑप्शन बी कर्नल बेयर्ड स्मिथ, ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट ब्लेन और ऑप्शन डी कर्नल रॉबर्ट स्मिथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर आर्थर कॉटन महोदय को। अगला प्रश्न है दोस्तों अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल्स कब शामिल की गई? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857 और ऑप्शन डी फरवरी 1857। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856। अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मंडला, ऑप्शन बी मांडू, ऑप्शन सी जबलपुर और ऑप्शन डी ग्वालियर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। अगला प्रश्न है दोस्तों 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए और उसके बाद सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पावना विद्रोह और बिरसा मुंडा विद्रोह। तो बिरसा मुंडा विद्रोह ये सारे मिलाने हैं और फिर सही ऑप्शन का चयन करना है। तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा में हुआ, ठीक है, और कुका विद्रोह पंजाब में हुआ, ठीक है ये भी, और पावना विद्रोह बंगाल में हुआ और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में हुआ। तो राइट आंसर इस हिसाब से क्या बनेगा? पहले का चौथा, तो 3 में है, फिर दूसरे का पहला,
तो 2 में बचा, ये दोनों तो ऑप्शन आपके गलत हो गए। फिर तीसरे का दूसरा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे पेरिस ऑफ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन सी राजा राममोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला प्रश्न है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1903, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1904, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1905 और ऑप्शन डी 15 अगस्त 1906। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए और उसके आधार पर सही उत्तरों का चयन कीजिए। तो मिलान कीजिए। आप सभी लोग एक तरफ संपादक हैं, दूसरी तरफ उनकी पत्र और पत्रिकाएं हैं, तो मिलाइए कौन सा राइट आंसर बनेगा इसका, कमेंट करें। फिर एस ए डांगे ये जाएंगे आपके द सोशलिस्ट से, ठीक है, यानी पहले का चौथा और पहले का चौथा तो एक ही में है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे? ऑप्शन ए रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी राजा राममोहन राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शन ए सिस्टर निवेदिता, ऑप्शन बी सावित्री बाई फुले, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिस्टर निवेदिता। अगला प्रश्न है ऐसी सीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य किसके थे? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी ऑल इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के, ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता के क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया था? ऑप्शन ए सचिंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन बी राजेंद्र लाहिड़ी, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी गोपीनाथ साहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गोपीनाथ साहा। अगला प्रश्न है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी सचिंद्र नाथ सान्याल और ऑप्शन डी भगवती चरण ओहरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भगत सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, यह कथन किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन बी गांधी की डांडी यात्रा से, ऑप्शन बी सी व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन से। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी गांधी की डांडी यात्रा से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा है? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन डी अरुणा आशफ अली। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया? ऑप्शन ए कैंप जेल, ऑप्शन बी हजारीबाग जेल, ऑप्शन सी भागलपुर जेल और ऑप्शन डी बांकीपुर जेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बांकीपुर जेल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए हिंदू महासभा ने, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन सी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसका है? ऑप्शन ए बी आर नंदा, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी महादेव देसाई, ऑप्शन डी मनु बहन। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मनु बहन। अगला प्रश्न है दोस्तों अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? ऑप्शन ए गोपाल बाबा वलंगकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी भीमराव जी अंबेडकर। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा गोपाल बाबा वलंगकर। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? ऑप्शन ए VP वाडिया, ऑप्शन बी NM जोशी, ऑप्शन सी CF एंड्रयूज और ऑप्शन डी जोसेफ बैप्टिस्ट।
राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, NM जोशी। अगला प्रश्न है, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? ऑप्शन ए संथाल से, ऑप्शन बी नागा से, ऑप्शन सी कोल से, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा से। अगला प्रश्न है, भारत में शैल चित्रों की प्रथम खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए कैमूर में, ऑप्शन बी सतपुड़ा में, ऑप्शन सी दक्कन में, ऑप्शन डी पूर्वी घाट में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैमूर में। अगला प्रश्न है, बागोर फर्स्ट काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? ऑप्शन ए उच्च पुरापाषाण, ऑप्शन बी मध्य पाषाण, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण, ऑप्शन डी लौह काल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल से। अगला प्रश्न है दोस्तों, धौलावीरा के निम्नतम प्रथम चरण का जमाव किस संस्कृति से संबंधित है? ऑप्शन ए नौपाषाणिक संस्कृत, ऑप्शन बी प्राक हड़प्पा संस्कृत और ऑप्शन सी विकसित हड़प्पा संस्कृत, ऑप्शन डी उत्तरवर्ती हड़प्पा संस्कृत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राक हड़प्पा ग्रामीण संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो साथियों, आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और उम्मीद करते हैं कि जो भी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड किए गए हैं आप सभी के एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे और आप सभी का आगामी परीक्षा जो है इन प्रैक्टिस सीरीज को हल करने के बाद एक बेहतर स्कोर की ओर आप सभी को पहुंचा देगा। देख लेते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन ए ढेकुली, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी नहर और ऑप्शन डी कुएं पर पुल्ली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुएं पर पुल्ली की जानकारी हड़प्पा सभ्यता वासियों को नहीं थी। तो साथियों, ये था हिस्ट्री का यानी इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 30, जिसके अंतर्गत 104 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया था जो आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की फ्री ऑफ कास्ट तैयारी को जारी रखने के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।